हेलो भाई लोग, कैसे हो सब? कैसे चल रही है सबकी तैयारी? थोड़ा सा होश में आए, मेंस के लिए नहीं आए? तो चलो भाई, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं। एक दो यार, पिछली जो मैंने दोनों वीडियो बनाई थी वो दोनों मैंने बिना पॉज किए, विदाउट एडिटिंग, विदाउट फिल्टर, मैंने यूं ही बनाई थी। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा इसे भी वैसे ही बनाऊं, वन को मैं जितना कन्वे कर पाऊं तो उतना ही ठीक है। बाकी घर में सब किचन में होती रहती ना, इधर उधर से कोई आए तो बियर कर लेना, क्योंकि मैं एडिट नहीं करूँगा भाई। ठीक है, सब हम सबके घर एक जैसे ही हैं। तो सबके यहाँ वो जो जो भी आपके यहाँ होता है वो सब हमारे यहाँ भी होता है। ऐसे ही होता है, तो किसी को कोई माइंड मत करना अगर मैं इधर उधर कुछ करने लगूँ तो। ठीक है भाई, तो हमारी स्टोरी चल रही थी 2018 प्री की। प्री हमारा निकल गया था। ठीक है, प्री निकलने से पहले एक चीज़ और बताऊँ। प्री जब मैं देने गया था ना, मेरा सेंटर गया था आगरा, और आगरा हमारे यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। तो पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं बहुत ही लेट पहुंचा एग्ज़ाम सेंटर पे। ये मानो कि गेट बंद होने वाला था तभी मेरी एंट्री हुई थी। आगरा के एकदम कहाँ जंगलों में भेज भेज दिया था सेंटर। तो वहाँ पहुँच गया, पेपर हो गया। मेरे पेपर में एक बेनिफिट मेरे को ये मिला 18 में, कि जो डीआई आते थे, पहले डीआई के क्वेश्चन आते थे 5। डीआई के 5 क्वेश्चन थे और पाँचों ही पाँचों गलत थे, क्योंकि उसमें जो शायद रो और मैट्रिक्स वाले होते हैं ना, उसमें 5 कॉलम होने चाहिए थे, ए बी सी डी ई, लेकिन उसमें 4 ही दिए थे। और उसमें ई वाले के क्वेश्चन देके भी पूछ रहा था, तो मैं समझ गया था ये क्वेश्चन गलत है, इसमें मार्क्स मिलेंगे सबको। तो उसका बेनिफिट मिल गया था। तो मैथ में शायद नंबर सही आ गए होंगे यार, मेरे को नहीं पता सच में तब कितने नंबर थे। और उस टाइम पे ई डब्ल्यू एस भी नहीं था, तो यू आर में काउंट होते थे हम। तो सही हुआ उस टाइम पे भी, मतलब पास हो गया प्री में। अच्छा, प्री से क्या हुआ, जब मैंने प्री दिया था ना, जहाँ तक मुझे याद है मेरी जॉब लग चुकी थी। 16 अक्टूबर 2018 में मेरी प्राइवेट जॉब लग चुकी थी। अच्छा, प्राइवेट जॉब की भी थोड़ी सी कहानी सुन लो, उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यार मैं आपको बताऊँ, 2017 में जब मैं फेल हुआ ना मेंस में, तो मैं डिप्रेशन में इसलिए भी गया था क्योंकि यार देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग कि हम लोग ना बहुत हाई क्लास नहीं हैं, ना तो बहुत गरीब हैं, ना बहुत ही अमीर हैं। ऐसे हैं कि जैसे नॉर्मल लोग होते हैं ना गाँव में, हाँ भाई खर्चा पानी चल रहा है, उसमें कोई तंगी नहीं है, शौक पूरे नहीं हो रहे हैं, बस वैसी वाली फैमिली है। तो खर्चे पानी तो सब चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि शौक पूरे नहीं है। आपका गाड़ी का मन है तो आप गाड़ी नहीं ले सकते, और कुछ लग्जरियस करना है तो वो नहीं कर सकते। नॉर्मल वाली लाइफ, नॉर्मल इंसान, वैसे ही चल रहा था सब। तो मैंने कहा भाई आनंद, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, तू एक काम कर, नौकरी पकड़, नौकरी के साथ साथ तैयारी करेंगे। तो हुआ ये था कि फरवरी में जब मेंस हुआ था ना 2017 वाला, उसके बाद क्या हुआ, मेरे एक कजिन हैं, उस भाई की शादी थी मई में, तो मैं उस तैयारी में लग गया। उससे पहले एफ कैट का भी रिजल्ट आ गया था हमारा। ठीक है, एफ कैट भी दिया था मैंने, एफ कैट में पास हो गया था। और 4 दिन में ही मैंने शेख चिल्ली वाले सपने देख लिया। मैंने कहा भाई वो मुर्गी खरीदेंगे, अंडे देगी, अंडे के बाद पूरा मुर्गी फार्म खोल देंगे, वो सीन हुआ। हुआ ये था कि जैसे ही पास हुआ, 10-12 दिन ही थे, एसएसबी में मैंने देहरादून डाला था एसएसबी के लिए। तो मैंने कहा चल भाई देहरादून घुमाएंगे इसी बहाने। तो हम 4 दिन ही इंग्लिश बोलने लग गए, 4 दिन बाद ही। मैंने कहा चल भाई, उसके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी और अपना सही काम हो जाएगा, अगर निकल गया तो सही है। अच्छा, मैं ना कॉन्फिडेंट बहुत रहता हूँ चीज़ों को लेके, पहले से ही। कि मतलब मेरे कॉलेज में भी ये था, जब लोगों से इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है, लोग स्टेज पे नहीं जा रहे, मैं खुद बोल रहा था जी मैं जाऊँगा, मेरे को भेज दो। मेरी देसी लैंग्वेज भी निकल सकती है, तो माइंड मत करना भाई, मैं गाँव से हूँ तो मेरी लैंग्वेज आ जाती है कभी कभी। तो वहाँ पे एफ कैट के इंटरव्यू देने गए, तो वहाँ पे भी भाई फुल चौड़ में घूम रहे हैं कि हाँ भाई हम तो एसएसबी निकाल लेंगे, एसएसबी निकाल लेंगे। क्योंकि एनडीए का मेरा पहले से ही मन था एनडीए में जाने का, गया नहीं, बस गया नहीं क्या, एक ही अटेम्प्ट दिया था, वो भी निकला नहीं। तो एफ कैट में जब एसएसबी देने पहुँचे, एक दिन पहले पहुँच गए, आराम से होटल वोटल लेके रुके, बढ़िया से ब्लैक पैंट वाइट शर्ट ले ली, सूटकेस पैक कर लिया, पहुँच गए। अच्छा, वहाँ भी हमने एक गलती कर दी। आपको पता होगा जो लोग एसएसबी देने जाते हैं, अगर आप पहली बार एसएसबी देने जा रहे हैं तो आपका आने जाने का खर्चा वही लोग दे देते हैं। हमने क्या किया, हमारे यहाँ अलीगढ़ से बस मिल रही थी वहाँ देहरादून के लिए, तो हमने स्लीपर बस बुक कर ली रात की। अब लेकिन वो प्राइवेट बस थी। और जिन लोगों को नहीं पता होगा भाई, ये भी चीज़ सीख लेना, अगर एसएसबी देने जाओ तो सरकारी सेवा ही यूज करना, तभी आपको पैसे मिलेंगे। मैंने कर ली प्राइवेट बस। प्राइवेट बस में सोते हुए तो गया। अब मेरे को ये था कि उधर से भी पैसे मिल जाएंगे, पास हो फेल हो क्या फ़र्क पड़ रहा है, पैसे तो मिल ही जाएंगे, किराया तो मिल ही जाएगा बस का।
अब जब उधर से आया जहाँ लाइन में लग रहे थे, हाँ जी पैसे दे दो हमें, पता चला कि भाई तुम्हारी तो प्राइवेट बस थी, तुम्हें नहीं मिलेंगे पैसे। फिर वही उदास सा मुँह लेके आ गए बाहर, क्या कर सकते हैं यार, वहाँ तुम किससे ही बहस करोगे। अच्छा हम 3 लड़के थे वहाँ ग्रुप में, ऐसे जो चेस्ट नंबर लगा देते ना, ऐसे बैठे थे साथ में। तो 3 में से हम 2 तो फेल हो गए, 1 बंदा पास हो गया। तो वो उससे अपना गुड बाय कर करा के भाई हम आगे, काफ़ी उदास सा मन, समझ ही नहीं आ रहा था यार करेंगे क्या, करेंगे क्या। क्योंकि क्या था ना, हाल फिलहाल में इंजीनियरिंग हुई थी, 12th में भी अपने ठीक ठाक मार्क्स थे मैथ में, पढ़ने लिखने में भी सही थे, तो लग ही रहा था कि हाँ हम फोड़ लेंगे। CGL का मैं ये लिख के दे सकता हूँ, कोई भी बच्चा जो पढ़ने में थोड़ा ठीक है और वो पेपर देख ले, वो यही कहेगा मैं एक अटैम्प्ट में जॉब ले लूँगा, एक अटैम्प्ट में। मेरे को देखो 9 साल से फेल हो रहा हूँ, लेकिन आज भी लगता है मैं एक अटैम्प्ट में जॉब ले लूँगा। ले नहीं पा रहा वो बात अलग है, बट मेरे को आज भी लगता है अरे मैं निकाल लूँगा। निकलता नहीं है, पता नहीं क्यों यार। तो हुआ ये कि भाई जब वहाँ से आया मैं, तो रास्ते में 8-9 घंटे का सफ़र था, थोड़ा परेशान सा, उदास मन लेके घर पे आ गए। फिर शादी भी थी भाई की, शादी एंजॉय करी। फिर एक और भाई के साथ कुछ कांड हो गया, उसमें भागता फिरा इधर-उधर। फिर ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, पढ़ाई तो हो ही नहीं पा रही थी। और मेरे को दिख रहा था कि भाई, हालाँकि पापा सपोर्टिव है, मम्मी सपोर्टिव है, किसी ने कुछ कहा नहीं कि भाई तू क्यों कर रहा है। घरवाले तो यही कह रहे थे कि पढ़ लिख ले और तैयारी कर ले, इस बार और कर ले। हमारा तो अलग ही दिमाग चलता है ना, हम जो ज़िम्मेदार लड़के होते हैं ना, वो ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं। उन्हें लगता है कि भाई तू नहीं करेगा तो कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे अपने घर की और सारी चीज़ें होंगी। ज़्यादा सोच लिया तो ये हुआ कि चल भाई जॉब देखता हूँ, जॉब के साथ-साथ तैयारी करूँगा। आप यकीन मानना मेरा, मैं ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में था पहले, 1 महीने में जॉब कर चुका था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो मेरे को ये था कि मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ही जॉब ले लेता हूँ अब। मैंने भाई, जो लोग कहते हैं ना कि भाई हमें कंपनी नहीं मिल रही, कहीं रेफ़रेंस लगा दो, कहीं ये कर दो, मैंने हज़ारों कंपनी का डेटा निकाल लिया था, गूगल से ही सर्च कर के। पूरी एक्सेल फ़ाइल बनाई थी, कंपनी का नाम, एक कॉलम में कंपनी का नाम, दूसरी कॉलम में वहाँ की ईमेल आईडी, उनका करियर सेक्शन में अगर कोई सीधे रिज़्यूमे अप्लाई करवा रहा है तो वहाँ कर देता था। कम से कम दिल्ली एनसीआर की, नोएडा की, दिल्ली की, गुड़गाँव की हज़ारों कंपनियों का मैंने डेटा निकाल के अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन किस्मत तो समझ ही रहे हो ना तुम, किसी की कोई कॉल नहीं आई। अब क्या हुआ, उसी बीच में ना सरकार भी बदली थी। आस-पास की बात होगी, कुछ टाइम पहले बदली हो शायद। तो यूपी में क्या हुआ, बीजेपी की सरकार आई, उम्मीदें बढ़ी कि कुछ होगा, अच्छा होगा। सरकार बदलती है तो उम्मीदें भी बढ़ती है ना लोगों की, हाँ भाई अब कुछ अच्छा होगा, वादे किए थे अब कुछ अच्छा होगा। तो एक वैकेंसी आई थी, अगर कुछ लोगों को याद हो, युवा कल्याण अधिकारी की। हमारे सामने पहली बार ही आई थी, हमने तो भाई वही वैकेंसी सुनी है कि लेखपाल की आ गई, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल आ गई, दरोगा आ गई, यही 3-4 भर्ती आती थी यूपी में। पहली बार सुना कि भाई युवा कल्याण अधिकारी है, हमें ये भी नहीं पता कितना ग्रेड पे है, क्या है। हमने कहा चलो भाई पढ़ाई करते हैं इसकी। उसका पेपर की डेट अनाउंस हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है 16 अक्टूबर थी शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, पर 16 अक्टूबर ही थी। तो हमने क्या किया भाई, उसकी तैयारी करी। 1 महीने का टाइम था मेरे पास, और 1 महीने में चेयर से उठा ही नहीं। चेयर से ना उठने का मतलब है कि मैं पूरे दिन पढ़ाई करता था। थोड़ा बहुत घूम फिर लिया, पूरे दिन पढ़ाई, हिंदी घोट के पी गया पूरी। आदित्य वाली व्हाइट कलर की एक, जो लोग हिंदी पढ़ते होंगे, आदित्य की एक किताब आती है। आदित्य पब्लिकेशन की है, व्हाइट कलर की, वो खूब पढ़ ली। वो पढ़ ली अच्छे खासे, संधि, समास सब पढ़ लिया, रस-वस सब पढ़ लिए ढंग से। उसे पढ़ने के बाद थोड़ी ठीक हो गई, पेपर फिर से आगरा ही गया था। हाँ। रुड़कता के पास सेंटर गया, वहाँ भी पेपर दे के आए, पेपर ठीक हो गया। आसपास के लोगों से अटेम्प्ट पूछे तो उनके बहुत कम थे, मेरे ठीक ठाक अटेम्प्ट थे, तो मेरे को था निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो कॉन्फिडेंस तो इतना है कि हाँ भाई निकल जाएगा। अगले दिन से ही रनिंग स्टार्ट कर दी, उसमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस थी वहाँ, तो रनिंग स्टार्ट कर दी। अब यार 2-3 दिन में ही उसकी आंसर की आ गई, तो उम्मीद ये थी कि भाई अब जो है जल्दी रिजल्ट आ जाएगा इसका। लेकिन रिजल्ट यार आया ही नहीं, और रिजल्ट भी ऐसे आ रहा था कि भाई लिस्ट बन रही थी, लिस्ट में आने लगा, तो वो वहाँ भी मतलब कुछ हुआ नहीं। चलो थोड़ा जल्दी करते, ये वाली स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। वहाँ कुछ नहीं हुआ भाई। अब क्या हुआ, मैंने कहा चलो यार जॉब तलाश ही लेते हैं कहीं और। तो फिर मैंने इंडीड पे और naukri.com पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। चलो भाई जॉब देखते हैं, जॉब देखते हैं। तो मेरे को कुछ कंपनियाँ दिखी वहाँ, यूएस रिक्रूटर करके एक जॉब आती थी, बीटेक वालों को ले लेते थे वो लोग। पता नहीं क्या काम करते हैं, बस अप्लाई कर दो भाई, देखेंगे क्या होता है। फिलहाल तो मकसद ये था ना, पैसे कमाने हैं, तैयारी करनी है। तो हुआ ये कि भाई 2-3 जगह से मेरे पास कॉल आई कि हाँ जी भाई साहब जॉब देख रहे हो? मैंने कहा हाँ जी देख रहे हैं। आ जाओ तो इंटरव्यू दे जाओ। हम गए 2-3 जगह इंटरव्यू देने। देखना आप भी इस चीज़ को फ़ील करना,
चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जब भी जॉब लगेगी ना 3-4 एक साथ आएँगी आपके पास। फिर आप कहोगे अरे यार किसको लूँ, इसको लूँ, इसको लूँ, इसको पकड़ूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ? फिर हुआ यही कि भाई मेरे पास यूएस रिक्रूटमेंट से जॉब आने लगी। एक हेडफ़ील्ड कंपनी थी नोएडा में यूएस रिक्रूटमेंट की, वहाँ मैंने मतलब जॉब ऑफ़र मिल गया। 5 डेज़ वर्किंग, तो मैंने कहा सही है यार 5 डेज़ रात मतलब वो नाइट शिफ्ट होती है। तो नाइट शिफ्ट में जॉब करेंगे, दिन में अपनी पढ़ाई करेंगे, हो जाएगा भाई मैनेज, घर को भी सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि ज़िम्मेदार लड़के हैं ना, तो सपोर्ट करना ज़रूरी होता है यार। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डाउन होती है ना, तो मेरे को लगता है उनको कर लेनी चाहिए यार जॉब। कर रहे हो आप तैयारी ठीक है, लेकिन जॉब भी कर लो। और आजकल तो वैसे भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेंस का उतना सिलेबस नहीं है जितना पहले हुआ करता था। थोड़ा-सा लक और ठीक-ठाक मेहनत जॉब दिलवा देगी तुम्हें। मेरी नहीं लग रही, मुझसे मत पूछना भैया तुम्हारी क्यों नहीं लग रही? मेरी नहीं लग रही भाई। मैं हूँ नहीं सीजीएल के लायक, इसलिए नहीं लग रही है मेरी। तो भाई वहाँ लगी, वहाँ के बाद एक कंपनी से और ऑफ़र आ गया। वहाँ मिल रहे थे पहले मेरे को 14,000, वहाँ दूसरी से आ गए 16,000। मैंने कहा ठीक है 16,000 ₹2,000 तो बहुत है ना यार, और महीने के लास्ट में वही 2,000 बचेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई यहीं जॉब कर लेते हैं। वहाँ जॉब करी, वहाँ भाई वो कंपनी ऐसी थी, अच्छी कंपनी थी। तो वहाँ कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था, गाज़ियाबाद के कुछ अच्छे कॉलेज थे, वहाँ से भी लड़के आए हुए थे, लड़की-लड़कियाँ सब थे। और पहली बार कुछ कॉर्पोरेट में अच्छा माहौल लगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ अच्छा माहौल लगा, तो वहाँ पे जॉइनिंग हो गई सबकी 1-2 दिन में। सब लड़के लड़कियाँ जो भी थे, हमारे 15-20 लोग थे, हम सब लोग आ गए और हमारी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग थी 1 महीने की, और 1 महीने की ट्रेनिंग में ये था भाई, आप सब लोगों को पता होगा कि ट्रेनिंग पीरियड को ना सब लोग हनीमून पीरियड बोलते हैं। बोलते क्यों है? जब आप किसी भी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि व्हाई वी कॉल इट हनीमून पीरियड। ठीक है? अब हमारे चल रहे हैं मज़े। मैं भूल गया भाई कि मैंने पढ़ाई-लिखाई भी की थी, मैंने तैयारी की थी। मैं फुल मज़े मार रहा, यार दोस्त बन गए, फुल मज़े चल रहे हैं। हाँ भाई, 15-16 हज़ार आ रहे हैं, तो अपना बढ़िया रहेगा हिसाब-किताब। हमने 3-4 महीने, 5 महीने जॉब करी, और लास्ट के 2-3 महीने में तो मैं इतना तंग हो लिया, इतना तंग हो लिया। फिर से वही सिचुएशन, मैंने कहा यार कहाँ फँस गया? तू यार आनंद इसके लायक बना नहीं है, कुछ और अच्छा करेगा तू। खुद को दिलासा दी, खुद को तसल्ली दी, भाई तू इस लायक नहीं है, ये जॉब तेरे लायक नहीं है, तू ना कुछ अच्छा करेगा लाइफ़ में, ये छोड़। फिर क्या हुआ, दरअसल मेरे मैनेजर से बन नहीं रही थी, एक फीमेल मैनेजर थी, मेरे उसकी टीम में नहीं बनी, तो मैंने सोचा यार यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ बात नहीं बनेगी। तभी मेरा एक दोस्त, वो किसी दूसरी टीम में काम कर रहा था, उसका मैनेजर वहाँ से जाने वाला था, तो उसने कहा कि भाई आनंद चलेगा, वहाँ चल रहे हैं, दूसरी कंपनी है, मेरा मैनेजर जा रहा है, और सैलरी देगा 30,000। उस टाइम पे 30,000 मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी भाई। क्योंकि मैं यार एक तो बेरोज़गार था पिछले डेढ़ 2 साल से, उससे पहले भी कौन-सा ही कमाया था, 10-12 हज़ार कमा रहे थे, उसमें भी कुछ बचता नहीं था, पढ़ाई-लिखाई ही चल रही थी। तो मैंने कहा यार 30,000 रुपए तो बहुत है हमारे लिए, कर लेते हैं नौकरी, चल लेते हैं वहाँ। वो मैनेजर भी अच्छा था। अच्छा, ये ना बात याद रखना, जब भी आप कम्फ़र्ट ज़ोन में जाओगे ना अपने में, लॉस उठाओगे। उस टाइम पे, वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए वो चीज़ें सही थी कि भाई मेरी पारिवारिक स्थिति या मेरी मेंटल स्थिति और भी आस-पास की चीज़ें देखते हुए मेरे को सच में जॉब की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, 30,000 रुपए मिल जाएँगे, बढ़िया। मैं उस मैनेजर के साथ वहाँ चला गया, कंपनी जॉइन कर ली, 30,000 रुपए मिलने लगे, मज़ा आने लगा। 6 महीने वहाँ काम किया, फिर दूसरी जगह चले गए, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में मैं था ना, वहाँ आपको प्रूव करना पड़ेगा भाई। और प्राइवेट जॉब में कि ये भी दिक्कत होती है लोगों को कि जितना आपका पैकेज है ना, जितना आपको सैलरी दे रहे हैं, वो आपको जस्टिफ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज़ यू हैव टू मूव ऑन, आपको जाना पड़ेगा, आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। फिर एक और कंपनी पकड़ ली हमने। अच्छा, इस बीच क्या हुआ था, जब हाँ, सीजीएल पे आ जाते हैं यार वापस, मैं बैठा के जाता हूँ स्टोरी सुनाते-सुनाते। तो सीजीएल का प्री हो चुका था 18 का प्री हुआ, मेंस हाँ, ये मेरी देखो अब 2 रास्ते हैं मेरे पास। एक तरफ मेरी जॉब चल रही है, ठीक है? वो प्राइवेट जॉब जहाँ मेरे को 30-32 हज़ार रुपए मिल रहे थे बढ़िया चोखे। और एक तरफ क्या हुआ कि मैं 30,000 रुपए के बाद ना मैं भूल गया कि सीजीएल की अब तैयारी भी करनी है। वो होता ही ना, एक तो कम्फर्ट ज़ोन मिल गया, पैसे भी थोड़े ठीक-ठाक मिलने लग गए, 30,000 मेरे लिए बहुत थे उस टाइम। तो अब मैं चीज़ें भूल गया कि चल यार छोड़, 30,000 तो मिल ही रहे हैं, दे लेंगे। फिर मैं थोड़ा ना ढिलाई बरतने लग गया, जो होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा। सीजीएल मेंस का 18 वाला मेंस आया मेरा, मेंस का सेंटर भी आगरा गया था। हुआ ये कि उसी दौरान, उसी बीच में मेरे दोस्त के पापा ने गाड़ी ली थी, मेरे गाँव का ही है मेरा जिगरी दोस्त, उसके पापा ने गाड़ी ली थी वैगनआर। और वो और मैं हम साथ-साथ गए, तो हमने जो है गाड़ी चलानी सीखी ही सीखी थी।
हमें लग गया था गाड़ी चलाने का शौक। पैसे की कमी नहीं तो पेट्रोल सीएनजी जो डल्ला डल्लाओ, मौज मारेंगे, घूमेंगे। अब हुआ ये कि भाई आगरा सेंटर गया, हमारा पेपर देने का कोई वो इरादा नहीं कि मतलब 17 में मैं पागल था उस चीज़ के लिए, 18 में मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की। सिर्फ लास्ट के टाइम पे वो कुछ फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लिए थे, पहुंच गए पेपर देने आगरा। 4 दोस्त साथ लेके गए गाँव से, चलो भाई घूमने चलना है आगरा। भाई ये बात ना कहते हुए आज मैं हँस रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि पास्ट की स्टोरी फिर ऐसे ही लगते हैं, जो वक़्त गुज़र जाता है ना, फिर आप उन चीज़ों को सोच-सोच के हँसते हो। कभी-कभी जब आपकी लाइफ़ अच्छी नहीं चल रही है, तब आप उदास भी होते हो कि काश काश रहता है कि यार मैंने ना किया होता ये सब, अच्छे से पढ़ाई कर ली होती तो चीज़ें सही हो गई होती। तो अभी तो मैं यही कहूँगा, हाँ भाई ठीक ही था जो भी था। फिर मैं वहाँ पेपर देने गए। मैथ का पेपर मैं सच बता रहा हूँ 2018 वाला, मेरे को लग रहा था कि मेरे को आती हैं वो चीज़ें, क्योंकि 17 में वो सब चीज़ें मैंने पढ़ रखी थी, लेकिन मैं पेपर में नहीं कर पा रहा था। हो ही नहीं पा रहा, 50-55 क्वेश्चन हुए 2 घंटे में, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर जब बाहर निकल के आए, फिर इंग्लिश का होता था कुछ देर बाद 2 घंटे का ही। तो मैंने कहा अरे यार छोड़ो, पेपर नहीं दे रहे, चल रहे हैं। भाई कहाँ तो मैं इतना सीरियस हूँ 17 वाले मेंस के लिए, 18 का मैंने इंग्लिश का मेंस दिया ही नहीं। उस टाइम पे कोई अफ़सोस नहीं। अब जब लाइफ़ में इतने आगे बढ़ चुका हूँ, तब कभी-कभी थोड़ा-सा अफ़सोस होता है कि यार सही से पढ़ाई कर लेता तो शायद तभी हो गया होता। 18 वाले का मेरे को इसीलिए अफ़सोस होता है कि वो ना रेंज में था मेरी में, और मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, इस वज़ह से मैं पास नहीं हुआ, या इस वज़ह से नहीं हो पाई चीज़ें, वरना 18 में शायद हो जाती जॉब। चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने पेपर ही नहीं दिया यार 18 का इंग्लिश का, वो चीज़ें चली गई। फिर मैंने कहा यार अब तैयारी करूँगा मैं फिर से। 19 में पता नहीं फिर से क्या जोश जागा, फिर से 19 में पढ़ाई करने लग गया। 19 में पढ़ाई करी तो 19 के प्री में भी मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे। 19 के प्री में अच्छे मार्क्स आ गए थे, और 19 के मेंस की भी मैंने अच्छी तैयारी कर रहा था। अच्छा, जब हमारा 19 का मेंस आ रहा था, तो मेरे को ऐसा याद है कि मैं घर पे ही था शायद। हाँ, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था शायद। एक अटेम्प्ट मैंने ऐसा दिया है जिससे मैं घर पे था, शायद 19 वाला ही हो या उससे पहले वाला हो, उतना मेरे को अब याद नहीं आ रहा सही से कौन-सा था। लेकिन एक मेंस मैंने घर पे कोविड के टाइम पे तैयारी रहते हुए दिया था। तो 19 में मैंने सही तैयारी की, प्री भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, और एस्से राइटिंग होती थी उस टाइम पे, वो भी निकल गया था। बस मैं फाइनल मेरिट में वहाँ पे बाहर हो गया। जी, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, फाइनल मेरिट में बाहर हो गए तो हो गए। फिर वही अफ़सोस। अच्छा, मेरे को अफ़सोस इसलिए नहीं हो रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि मैं वर्किंग था, और मेरी सैलरी भी ठीक-ठाक होने लगी थी धीरे-धीरे करके, तो मेरे को अफ़सोस नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा था, उनको भी पैसे दे रहा था। मेरा घर उतना नहीं बना हुआ था, फिर मैंने ही पैसे कर-करा के खुद ही बनवाया। बहुत सारी चीज़ें करवाई घर में, मम्मी-पापा को उतनी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा भी घर बना पाएँगे, मैंने बना लिया, लेकिन प्राइवेट जॉब में करते-करते, मेहनत करते-करते बना लिया। इसीलिए मुझे उतना अफ़सोस नहीं होता है कि भाई यार मेरा नहीं निकला, नहीं निकला, क्योंकि मैंने जितने भी अटेम्प्ट दिए, जितने भी आज तक, 17 को अगर मैं छोड़ दूँ, तो सब मैंने अपनी प्राइवेट जॉब के साथ दिए। प्राइवेट जॉब भी मेरी नाइट शिफ्ट रहती थी भाई, शाम को 6:30 से 3:30 सुबह तक, या फिर 7:30 से 4:30, ये 2 शिफ्ट ही रहती थी। इसमें मैं रात में जॉब करता था अपनी, दिन में जितना भी टाइम मिलता था, जितना भी मतलब 7-8 घंटे सो लिया, बाद बाकी जितना भी टाइम था मैं उसको पढ़ाई में यूटिलाइज़ करता था। खूब मेहनत कर ली, खूब मेहनत कर ली, बट भाई नहीं हुआ, अब क्या करूँ? तो फिर यही सब हुआ भाई, और ये इस वाली जॉब में मेरे साथ क्या था, जहाँ अभी मैं वर्किंग हूँ, मेरे को अच्छे से याद है, 4 जनवरी 2020 की वो बात है, जब मेरा सेंटर मुज़फ्फरनगर गया था, और गाड़ी के चक्कर में ही हम लोग गए थे। इसकी मैंने तैयारी नहीं की। अच्छा, आपने सुना होगा ना कि भाई पढ़ाई करते रहो, कभी वेस्ट नहीं जाती। उसका एक सबसे सटीक एग्ज़ाम्पल मेरी ये वाली जॉब है। इसमें क्या हुआ था, 4 जनवरी 2020 को हम लोग रिटर्न देने गए थे, मैं और मेरा वही दोस्त, मुज़फ्फरनगर। तो जब इस पेपर को देने गए थे, आपको याद हो मैंने बताया वो युवा कल्याण अधिकारी के लिए मैंने हिंदी पढ़ी थी खूब अच्छे से। वो चीज़ें मेरे को तब से याद रहीं, या थोड़ी बहुत और पढ़ ली होगी शायद मैंने, मेरे को नहीं याद। थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, बट प्रॉपर तैयारी नहीं की थी इस वाली जॉब के लिए। पेपर देने गए, पैट नहीं होता था उस टाइम, पैट से पहले की बात है, पेपर देने गए। भाई पेपर में मेरे को नहीं पता क्या आ रहा है, मैं धड़ाधड़ क्वेश्चन करता गया। जितने क्वेश्चन हो सके कर दिए। बस जीके में 4 क्वेश्चन छूट गए थे। 130 क्वेश्चन थे, 65 नंबर का पेपर था, 126 क्वेश्चन करे मैंने। आंसर की में पता नहीं कितने सही बैठे, कितने ना बैठे। जब लेकिन रिजल्ट आया तो मेरा प्री निकल गया।
मैंने कहा अरे भाई बहुत बढ़िया, ये तो मज़ा आ गया। प्री निकल गया। फिर मेरे एक दोस्त ने मेरे को सलाह दी कि भाई तू ना हिंदी की टाइपिंग सीख ले वहाँ से, अलीगढ़ से। तो वहाँ से तू हिंदी सीख लेगा तो हो जाएगा तेरा काम, चाहे तेरा एक नंबर भी ज़्यादा हो मेरिट से, लेकिन तू टाइपिंग वाइपिंग ज़रूर दियो। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। एक महीने कोविड का टाइम चल रहा था, तो घर से ही मैं अप डाउन कर किया अलीगढ़ के लिए। अपनी हिंदी टाइपिंग सीख ली। एक महीने में मेरे को हिंदी इंग्लिश मतलब आ गई सही से। और उस टाइपिंग के सीखने का मेरे को आज तक ये फ़ायदा है कि मैंने उसके बाद जितने भी टाइपिंग टेस्ट दिए, जितने भी, उसके बाद कम से कम 8-10 तो कम से कम दे लिए होंगे। हर किसी में पास हुआ हूँ विद अच्छी एक्यूरेसी। हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग सीखी थी, इंग्लिश में मेरे 41 WPM आई थी, हिंदी में 27 WPM आई थी, जो कि मांगी थी 25 WPM। इस वाली जॉब मैं बता रहा हूँ जहाँ मैं अभी वर्किंग हूँ एज अ जे। तो यहाँ भी मैं पास हो गया, वहाँ भी पास हो गया, और मेरे को नहीं पता भाई ये वाली जॉब क्यों लगी, कैसे लगी, लेकिन मेरी लग गई। और यूआर से यहाँ पे मैं सेलेक्ट हुआ था। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो पोस्ट प्रेफरेंस आती है उसमें मैंने कुछ डिपार्टमेंट ऊपर डाले थे, और ये डाला था थोड़ा सा छठे या सातवें नंबर पे। तो एक होती है ना, दिल से आवाज़ आती है कुछ चीज़ों के लिए। तो मेरे दिल से ये आवाज़ आती थी, भाई आनंद अगर तेरा सिलेक्शन हुआ तो तेरे को ये स्टेट इलेक्शन कमीशन मिलेगा। प्रेफरेंस में डाला छठे सातवें नंबर पे, और मेरे को वही मिला। अच्छा, इस जॉब के साथ साथ ना मेरा CHSL 2020 में भी नंबर आया था। बहुत पीछे की तरफ रैंक थी। जितनी वैकेंसी होंगी समझो लास्ट की तरफ, जहाँ जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वहाँ था मैं। पोस्टल असिस्टेंट में नंबर आया, तंजावुर तमिलनाडु मेरे को पोस्टिंग मिल रही थी। मैं नहीं गया, मैंने कहा भाई मेरे को नहीं जाना इतनी दूर, घर का अकेला हूँ, फैमिली भी देखनी पड़ती है, तो इसलिए मैं वहाँ गया नहीं। गया इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ से उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ हो जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं गया। अच्छा, इसका जब रिजल्ट आया था उसी के आसपास फिर CHSL 21 का भी आ गया था। 21 का भी दे के आया, तो 21 में मेरे को ED मिली। ऑल इंडिया रैंक 800 वाली कुछ सीरीज में थी, 844 वगैरह ही थी शायद। तो वो भी वहाँ वहाँ पे मैंने मेडिकल वगैरह सब कराया। दिल्ली हेडक्वार्टर भी गया था, वहाँ भी उन लोगों से मिल के आया। मैंने उनको बोला था जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे को तो आप यहीं पे पोस्टिंग दे दो, कहीं दिल्ली वगैरह में कुछ मिल जाता है। तो उन्होंने कहा था नहीं भैया, दिल्ली तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेंगे, पास से पास भी भेजा तो हम तुम्हें चंडीगढ़ भेज सकते हैं, उससे पहले कहीं नहीं भेजेंगे। तो मैंने कहा यार मैं शायद ना करूँ फिर जॉइन, ऐसा ही मूड बनाने लगा। क्योंकि मम्मी पापा के पास रहना था ना, तो मैंने कहा चल भाई ठीक है, यूपी में देख लेता हूँ, स्टेट वाली जॉब है अपनी, स्टेट में ही आसपास कहीं मिल जाएगी तो ठीक है, यहीं रह लेंगे। तो फिर यही हुआ भाई, स्टेट की नौकरी यहाँ ज्वाइन कर ली। स्टार्टिंग में दिक्कतें हो रही थी। अब आपके भाई को घर मिल गया है ग्रेटर नोएडा में, तो बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म हो गई, क्योंकि घर का ही रेंट मेरा बहुत जा रहा था जब मैं पहले रह रहा था, तो बहुत ज़्यादा जा रहा था। अब रेंट थोड़ा ना के ही बराबर है, उतना नहीं है, बस HRA कट जाता है थोड़ा सा हमारा। तो घर मिल गया है तो अब थोड़ा सुकून है, शांति है। और शायद मैं इसलिए भी CGL 25 का अफसोस नहीं मना रहा कि अब मेरे पास घर है, तो मेरे को उतनी समस्या नहीं होगी। मेरा घर ग्रेटर नोएडा से 1 घंटे की दूरी पे है। जब मेरा मन करता है मैं गाँव भाग आता हूँ, जब मेरा मन करता है मैं वहाँ चला जाता हूँ। 2-3 दिन घर से अप डाउन करने का मन है तो घर से अप डाउन कर लिया, घर मेरा हो चुका है। अगर मैं यहीं रहा तो मेरा परमानेंट घर रहेगा ही। अच्छा, मेरे घर मिलने की भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, ठीक है? वह मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई आप ना छोड़ दो, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। वो 2 लाइन हैं जो मैंने कुमार विश्वास जी से सुनी थी कि जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, जो खुद ही, अरे यार कैसे था, सॉरी भूल गया यार, याद करूँगा फिर बता दूँगा। जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, जो तू नहीं कर पाया, भूल गया सॉरी यार, एक लाइन मिस हो रही है, तुम देख लेना गूगल पे सर्च कर लेना भैया, एडिट कर नहीं पाऊँगा इसलिए भाई, सॉरी मैनेज कर लेना ऐसे ही। तो भाई हो जाती हैं चीज़ें खुद ब खुद। मेरे को घर मिलने की कहानी इतनी अच्छी थी, मैंने उतनी कोशिश भी नहीं की, लेकिन मेरे को घर मिल गया, बड़े प्यार से। कोई उम्मीद नहीं, दूर-दूर तक कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को घर मिल गया। ऐसे ही है, मतलब मैं फिर यही है ना, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देता हूँ। भाई जॉब नहीं लग रही, कुछ और हो जाएगा लाइफ़ में। ईश्वर कुछ ना कुछ सोच के रखता ही है। वैसे ही बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया, मेरा दिल खुश हो गया कि भैया आप बहुत अच्छे हो, आपका नेचर ऐसा, आप ये हो, तो आप कुछ अच्छा करोगे। तो शायद आप सबका प्यार मिलेगा तो कुछ अच्छा कर ही लूँगा। और आपके लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपनी बुक्स धीरे-धीरे करके डोनेट करूँगा। किसी भाई को ज़रूरत होगी तो मैं पक्का दूँगा।
और कुछ टाइम बाद मैं अपनी एक बुक डोनेट करूँगा, मैं बता दूँगा कौन सी बुक है। मैथ की बुक है वैसे वो, इतना भी बता देता हूँ। एक बुक है मेरे पास, मैं उसको डोनेट करूँगा, नई बुक है, मैंने उतनी पढ़ी भी नहीं है, ठीक है? वो बुक मैं डोनेट कर दूँगा किसी न किसी भाई को। बट प्लीज़ जब मैं डोनेट करूँगा चलो तभी बता दूँगा उसमें क्या-क्या करना है, आपको मैं डोनेट कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्यार मोहब्बत बनाए रखो। और भाई आपके लिए लर्निंग्स यही हैं कि ना हल्के में मत लेना। पढ़ाई करते रहना, कंसिस्टेंसी बना के रखना, मेरी तरह होते-आपे मत करना जो मैंने कर रहा था कि भाई 17 में इतनी मेहनत करी, 18 में मैंने छुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं छू रहा हूँ। तो ये गलतियाँ होती हैं और देखो सच्चाई ये है सीजीएल की, चाहे आप 1 नंबर से फ़ेल हो रहे हो, चाहे आप 100 नंबर से फ़ेल हो रहे हो, फ़ेल मतलब फ़ेल हो आप। आपके पास जॉब नहीं है, नोबडी केयर्स। देख लेना मतलब कोई भी अगर रैंकर्स वीडियो डाल देगा ना अभी कि हाँ भाई जैसे एक भाई के 370 हैं या किसी के 360 हैं जिनके अच्छे नंबर्स आ रहे हैं या जो सेलेक्ट हो जाएंगे और वो लिख देंगे कि CGL AIR 16 है, मेरी स्ट्रेटजी सुनो, मेरा ये सुनो, मेरी वो चीज़ें सुनो। भाई उन पे ना आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं भाग भाग के जाते हैं, हाँ भैया बता दो, हाँ भैया बता दो, हम यही बुक लिस्ट फॉलो करेंगे, यही चीज़ें करेंगे। बट उससे कुछ नहीं होता भाई, पढ़ाई तो आपको ही करनी है ना। और सबके पास वही कॉमन चीज़ें हैं, वही मैथमेटिक्स है, वही जीके है, वही सब चीज़ें हैं। बस क्या है ना वो कंसिस्टेंट रहते हैं, वो ये टेलीग्राम के चक्करों में फालतू में नहीं पड़ते कि किसी भी एक ग्रुप में बकैती करे जा रहे हैं या कुछ भी इधर उधर की चीज़ें करे जा रहे हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। आप देख लेना जहाँ हम 25 में रो रहे थे भाई कंप्यूटर इतना हार्ड आया, इतना हार्ड आया, नो डाउट हार्ड था। 35,000 के आसपास बच्चे फेल हुए थे अकॉर्डिंग टू रैंक मित्रा डेटा, लेकिन 35,000 बच्चे ऐसे भी हैं ना जो पास हुए हैं। तो वो भी मेहनत करी होगी, उन्होंने पढ़ाई करी होगी। मैथ के लिए भी हम रो रहे थे कि भाई मैथ इतना टफ आया है। मैथ वाले भी बहुत बच्चे हैं ना जिनका स्कोर देखो 30 में से 30 क्वेश्चन किए हैं लड़कों ने यार। तो वो साइलेंट हैं, वो चुपचाप पढ़ते रहते हैं, वो तुम्हारी मेरी तरह या इधर उधर घूमते नहीं रहते हैं कि भाई कुछ भी कर रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, हाँ हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। भाई छोड़ देने से नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करो, मेहनत से ही मिलेगा। मैं अगर फेलियर हूँ तो इसमें मेरी गलती है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत टफ है, मेरा डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, मैं इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ जॉब। कोशिश करता हूँ बट नहीं हो पाता भाई मेरा डिसिप्लिन, इसलिए नहीं ले पा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं ले पाओगे, भाई डिसिप्लिन रहो। मैं ऐसे भी लड़कों को जानता हूँ जिन्होंने 2 साल लगा के मेहनत करी, जोर लगा के मेहनत करी और ऑल इंडिया रैंक 1000 के आसपास आ रही है, 1100 के आसपास आ रही है, आज वर्किंग है। ठीक है, खुश हैं नहीं है वो अलग बात है। ठीक है, किसी को पोस्टिंग का इश्यू हो गया, किसी को डिपार्टमेंट अच्छा नहीं मिला, वो अलग बात है। लेकिन कंसिस्टेंट रह के उन्होंने जॉब ले ली। और मैं बस यही कहता हूँ भाई, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप कंटिन्यूअस पढ़ो, डेली पढ़ो। इस अटेम्प्ट में नहीं होगा, कुछ लक फैक्टर ने काम नहीं किया, तो भरोसा रखो ऊपर वाले पे, सेकंड अटेम्प्ट में ज़रूर काम होगा। आपकी मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए, सिर्फ ईमानदारी बहुत ज़रूरी है भाई, ईमानदारी अच्छी नीति है, ठीक है? मेहनत करो, हो जाएगा। मेरी गलतियों से सीखना भाई, मेरे को ये ज्ञान मत देना भैया तुम तो 9 साल कर लिया, तुम्हारा ये ना हुआ। हाँ भाई, मेरा नहीं हुआ, मैं मान रहा हूँ मैं फेलियर हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, मैं फेलियर हूँ। तो अगर मेरी फेलियर से आप में से कोई भी एक बच्चा भी कामयाब हो रहा है ना, तो मेरा फेल होना भी सक्सेस हो जाएगा। इन चीज़ों से सीख के भाई, ठीक है? एक भाई ने कमेंट किया था, भैया मैं आपको देख के इतना मोटिवेट हुआ हूँ कि मैंने सोच नहीं रहा था तैयारी करूँगा, फिर से तैयारी कर रहा हूँ। ईश्वर करे उसका सिलेक्शन हो यार, सिलेक्शन होगा तो आप शायद बाद में भी कहोगे भैया की मैंने वीडियो देख ली थी तो मैं मोटिवेट हो गया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, हर किसी के रास्ते अलग-अलग हैं, हर मंज़िल एक ही है, सबके रास्ते अलग हैं। मैं अपने रास्तों पे शायद ईमानदारी से नहीं चल पाता हूँ, इसलिए फ़ेल हो जाता हूँ। आप लेकिन ईमानदारी से चलना, मेहनत करना, ज़रूर कामयाब होगे भाई, ज़रूर कामयाब होगे। ऐसी ही कोई और कहानी सुनाऊँगा मैं, मेरी इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं खा चुका हूँ, वीडियो लंबी हो चुकी है इसलिए मैं समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या-क्या बताऊँ। तो भाई जो भी मेरे से गलती हुई हो इसमें माफ़ करना भाई। क्या-क्या है वो, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी है। मैं एक वो सुनाई देता हूँ ना आपको, जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। कितनी बार बोलूँगा यार मैं। जब तु अब मैं सुना के ही जाऊँगा भाई चाहे कुछ भी हो। जब मैं गूगल पे ही सर्च कर ले रहा हूँ ना, जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के, हाँ, ये रहा ना। हाँ, अब सुनते हैं ठीक से। वैसे आपने सुन ली होगी लेकिन फिर भी सुनो, मेरे मुँह से सुनो कि जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे।
खुद ही तेरी मुश्किल को वो पार करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। कर देता है, सब अच्छा कर देता है। मेरे चेहरे पे आज मुस्कुराहट, आज इतनी खुशी इसीलिए है कि उसने मतलब बोला है, मतलब यकीन मानो ना, आपको कभी-कभी लगेगा कि इस संसार में कोई अदृश्य शक्ति है, जो काम करती है, सपोर्ट करती है, जब आप गिरते हो आपको उठाती है, जब आप रोते हो आपको चुप करती है, जब आप गिर रहे होते हो सँभालती है। है, कोई ना कोई शक्ति सच में है, ठीक है? मैं इसीलिए भी मुस्कुराता रहता हूँ, हँसता रहता हूँ कि भाई कर लेगा। उसने वो है ना, उसने जन्म दिया है तो वो इसको कैरी फॉरवर्ड करने की भी ताकत रखता है। वो सब काम कर देता है, सही कर देता है। ठीक है यार, क्या-क्या कहूँ मैं, चलो ठीक है भाई, मैं कई सारी जगह वीडियो में अटका हूँ तो उनको माफ़ करना, ठीक है? मैनेज कर लेना, ऐसे ही है यार, मेमोरी थोड़ी ऐसी होती है ना, भूल जाते हैं। आप भी भूलते हो, हम भी भूलते हैं, बट मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाऊँगा भाई, ठीक है? बहुत सारे प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत-बहुत मोहब्बत आपके लिए, बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। कुछ अच्छा लगे तो बताना और कुछ सीखने को मिला हो तो बताना, लेकिन मेहनत से पीछे मत हटना भाई, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय-बाय, टाटा, लव यू, बाय-बाय।